महिला क्लिनिक का। क्या नाम है? ओम यादव। कौन से स्कूल से? आसे लो कर लो। हम कल इस सब्जेक्ट के बारे में कौन सा टॉपिक चल रहा था? हमारा चल रहा था केमिस्ट्री और आपने बताया था कुछ पीरियोडिक टेबल्स के बारे में, थ्योरीज फेल हुई थी। हाँ थोड़ा आए तो थोड़ा भी रिपीट करने के लिए। वैसे तो आज यूनिट देखना था हमको, ओके ज़्यादा नहीं थोड़ा। क्या मैं टेल मी व्हाट इज मैटर? आप मैटर आपको पता है मैटर क्या होता है? मैटर नहीं पता है। कब ऐसे कब प्रॉब्लम क्या होता है कि सब बच्चे एक बार आ गए तो कुछ टेंशन नहीं रहता, तो एक टॉपिक मिस हो जाता, बाद में फिर से दूसरा हो जाता, तो आगे चले जाने के बाद फिर से समझ में नहीं आता, तो ये दिक्कत होती है बाद में, क्योंकि बहुत स्पीड से जाता 11 का सिलेबस बहुत स्पीड से आगे जाएगा, बराबर। इसके लिए रेगुलर आप क्लास मत मिस करो। आप देखो तीनों के तीनों ऑप्शन है, बराबर। तो मैंने कहा कि पहले जो मैटर होता है उसको समझो, क्योंकि पूरा केमिस्ट्री में मैटर के बारे में ही उसके बारे में स्टडी करना है। फिजिक्स में तो आप एनर्जी के बारे में स्टडी करते हो, बराबर। फिजिक्स में क्या आएगा? एनर्जी के बारे में। तो मैटर के बारे में हमको समझना है। तो पूरा यूनिवर्स आप देखोगे तो मैटर और एनर्जी से बनता है, ओके। मैटर को एक एनर्जी बांध के रखती है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ओके। तो हर एक ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है क्योंकि उसको मास होता है। अब देखो कि सपोज कि ये मेरा इस पेन का डोपल है, मैंने इसको छोड़ दिया, क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। भाई वो तो गिरेगा ही नहीं ऐसी कोई चीज़ ऐसे अपने आप नहीं गिरेगी, बराबर है। तो इसको फोर्स अप्लाई हो रहा है। कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अर्थ कंटिन्यूस रोटेट हो रही है, उसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ओके। अब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक दिया तो वो नीचे की तरफ चला जाता है ड्यू टू पुल ऑफ ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, ऐसे भी बोला तो भी चलेगा। अब समझो कि अब अर्थ का कुछ तो भी मास होगा, कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल से अर्थ बने, तो इसका स्पेसिफिक मास है अर्थ का। अब समझो कि अर्थ से ज़्यादा इसका मैंने मास बढ़ा दिया, अर्थ से ज़्यादा इसका मैंने मास बढ़ा दिया। अब क्या होगा? अब ये टोपन इस पे नहीं गिरेगा, अर्थ पे, अर्थ इस टोपन पे जाके गिर जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये मैटर वर्क करता है। जिसका ज़्यादा मास होगा वो उसका फोर्स कैसा होगा? बहुत स्ट्रांग होगा। दैट मीन्स अर्थ इज अट्रैक्टेड टू दिस पर्टिकुलर पेन, ओके, व्हेन द मास ऑफ पेन इज ग्रेटर दैन अर्थ, ओके। तो इस तरह से एनर्जी वर्क करती है। तो यहाँ पे हम एनर्जी के बारे में तो डिस्कस नहीं करें, मैटर के बारे में और मैटर के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करें। तो पहले जो केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है तो मैटर के बाद उसकी स्टेट। तो कुछ एक और टॉपिक रहेगा, तो आगे टॉपिक रहेगा तो स्टेट के बारे में, जिसके बारे में उन्होंने बताया था एक सॉलिड होता है, दूसरा एक लिक्विड होता है, नेक्स्ट क्या होता है? गैस। इससे पहले बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। कौन सा होता है? इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट होता है और इसके बाद होता है प्लाज्मा। इसके बाद कौन सा होता है? प्लाज्मा स्टेट होता है। अब देखो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल चेंज। दो टाइप के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, एक होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज इज डिपेंड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर और केमिकल चेंज इज डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ मैटर। व्हाट काइंड ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट इन गिवन सब्सटेंस। कौन से भी सब्सटेंस में कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है? अपने एक पीरियोडिक टेबल है अपने पास, 118 एलिमेंट है, तो 118 एलिमेंट मैंने कहा कि कंपाउंड क्या होता है? तो एलिमेंट विच इज जॉइंट टू ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड बाय स्पेसिफिक रेशियो। ऐसे नहीं कि अब वाटर है, समझो हमारे पास क्या है? वाटर है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से बनता है, लेकिन इसको वाटर बोल सकते क्या? नहीं। तो क्या है? हर एक केमिकल का एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होगा। इस कंपोजिशन पे ही हमको डिस्कस करना है।
इसके आगे नेक्स्ट मीटिंग में। ओके, जब मोल कंसेप्ट स्टार्ट होगा तो ये कंपोजिशन से बनता है, बराबर। 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन रहते हैं, इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब इसका बिहेवियर और इसका बिहेवियर डिफरेंट है, दोनों का फार्मूला डिफरेंट है, तो इसका बिहेवियर और इसका बिहेवियर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो दोनों का रेशियो डिफरेंट है, यहाँ पे 2:1 है, यहाँ पे 2:2 है, बराबर। 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2:1 है, यहाँ पे 2:2 है। अब यहाँ पे देखो, अब केमिकल चेंज के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बात करेंगे फिजिकल चेंज। सपोज मेरे पास एक आइस का टुकड़ा है, ये सॉलिड है, ओके, मैंने इसको हीट किया, क्या हो जाएगा, लिक्विड में फॉर्म हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो सॉलिड का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। ओके, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। एटम जब सॉलिड स्टेट होगा तो एटम की अरेंजमेंट कैसे होती है, रेगुलर होती है। कैसे होती है, रेगुलर, एक दूसरे के साथ एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे वो प्रेजेंट रहेंगे। ओके, जो टू अट्रैक्टिव फोर्स। अब कम टेम्परेचर कम होगा, ओके, टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगी, एस्टेब्लिश हो जाएंगे, एटम्स पास आ जाएंगे। अब इतने ज़्यादा भी पास नहीं आएंगे कि वो रिपेल हो जाए, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। यार यहाँ पे याद रखो कि जो एटम बनता है, एटम स्ट्रक्चर में तो हम पढ़ेंगे एटम के बारे में। ओके, तो एटम बनता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, P-N-E। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन होता है चार्जलेस, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। ये दोनों रहते हैं सेंटर में, P+N0 कहाँ पे रहेगा, सेंटर में रहता है, इसलिए तो उसको हम एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेंगे, ऑर्बिट में रहते हैं, शेल में रहते हैं, बराबर। अब यहाँ पे समझो अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन रहता है, आपको पता है अपोजिट चार्जेस में क्या रहेगा, अट्रैक्शन। यानी कि 2 टाइप के पोल दिखा है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। आपके पास मैग्नेट भी होगा, देखो साउथ पोल नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन साउथ और नॉर्थ पोल क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। तो यहाँ पे एटम में भी ऐसा है, एटम में भी प्रोटॉन है, एटम में भी इलेक्ट्रॉन है, बराबर। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इससे ज़्यादा एटम उसके पास नहीं जा पाएंगे। हर एक सॉलिड सब्सटेंस का एक स्पेसिफिक वहाँ पे अरेंजमेंट होता है, वो सॉलिड स्टेट में आप 12th क्लास में पढ़ लो। ओके, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन सॉलिड स्टेट। ओके, तो यहाँ पे मैंने कहा कि एटम्स रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं कहाँ पे, सॉलिड स्टेट, बराबर। अब यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है जहाँ पे सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसको कहेंगे, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में होता है उस टेम्परेचर को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बराबर। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड आइस, बराबर। इसमें कौन से पार्टिकल्स है, वाटर की H2O की पार्टिकल्स है, बराबर। अब यहाँ पे कन्वर्शन हो गया लिक्विड वाटर में, कहाँ पे होगा, यहाँ पे लिक्विड वाटर फॉर्म हो गया, बराबर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफाइनाइट शेप था आइस का, कैसा था, एक डिफाइनाइट शेप। यहाँ पे डिफाइनाइट शेप दिख रहा है, it does not have definite shape, but it has specific volume. Also, it has specific volume, and this volume, okay, shape of container, shape of water, liquid water is depend on shape of container. जिस टाइप का आप कंटेनर लोगे उस टाइप का वाटर का शेप हो जाएगा, लिक्विड वाटर का। लेकिन आइस का ऐसा है क्या, कंटेनर के शेप पे डिपेंड है कि आइस का शेप नहीं। तो यहाँ पे शेप भी कैसा रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा डिफाइनाइट शेप और डिफाइनाइट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ओके, एंड डिफाइनाइट वॉल्यूम। यहाँ पे डिफाइनाइट वॉल्यूम भी रहेगा, डिफाइनाइट शेप भी रहेगा, बराबर, और डिफाइनाइट अरेंजमेंट भी रहेगी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। यहाँ पे डिफाइनाइट अरेंजमेंट भी नहीं रहेगी, डिफाइनाइट यहाँ पे शेप भी नहीं रहेगा, लेकिन डिफाइनाइट वॉल्यूम रहेगा, समझा। मैंने फिर से इसको हीटिंग कंटिन्यू रखा, ओके, वी कंटिन्यू द हीटिंग वाई सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे फिर से हीट एब्जॉर्ब होगी,
हीट क्या होगी, एब्सॉर्ब होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो कोलिजन बढ़ जाएगा, तो एटम्स क्या हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे, वहाँ पे रिपल्शन फोर्स ज़्यादा वहाँ पे कम। तो यहाँ पे जैसी लिक्विड का कन्वर्शन किस में हो जाएगा, गैस में हो जाता है, बराबर। अब जिस टेम्परेचर पे लिक्विड वाटर का कन्वर्शन गैस में होता है उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोला था, इतना समझा। ये तो हो गया फिजिकल। अब ऐसे कोई भी आप देख सकते हो कि मैंने लिक्विड का कन्वर्शन फिर गैस का कन्वर्शन फिर से लिक्विड में कर दिया। क्या बोला मैंने, यहाँ पे गैस का कन्वर्शन मैंने लिक्विड में कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोला जाता है कंडेंसेशन। क्या बोला जाएगा, ओके। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस वेयर द वेपर्स of any gas, vapors is get condensed to form liquid, vapors condensed to form liquid, यानी कि यहाँ पे कूलिंग प्रोसेस करना पड़ेगा, बराबर। यहाँ पे कूल करना पड़ेगा। आप देखो घर पे जाके एक कंटेनर लो, सॉलिड रखो, वहाँ पे लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड को वहाँ पे बंद करके रखो, नहीं तो वहाँ पे गैस चला जाएगा तो आप उसको फिर से कंडेंस नहीं कर पाओगे। ओके, तो कंडेंसेशन से क्या होगा, फिर से लिक्विड फॉर्म होगा, यानी कि गैस का कन्वर्शन फिर से किस में होता है, लिक्विड में, तो इसको बोलेंगे हम कंडेंसेशन। ओके, इसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से फिर से लिक्विड का कन्वर्शन सॉलिड में भी होता है, लिक्विड का कन्वर्शन किस में होता है, सॉलिड में होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, समझ लो। अब अपने घर पे आपके एक कैम्फर होगा, कैम्फर होगा नहीं तो नैप्थलीन होगा, नैप्थल बॉल होगा, नैप्थल बॉल, बराबर, नैप्थलीन बोलते हैं उसको, मराठी त्याला डांबर गोळी बोलते, बराबर है। जो बैट्स मिलाता है कपड़ों से तो उसको उसमें रखा जाता है, क्योंकि बारिश के टाइम में जो मॉइस्चर रहता है वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट रहता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे बढ़ते हैं, इसकी वजह से बैट्स मिलाता है तो उसमें नैप्थलीन बॉल रखा जाता है। ओके, अब देखो कि नैप्थलीन बॉल क्या है, सॉलिड है। ओके, तो सॉलिड का डायरेक्ट गैस में भी कन्वर्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल कैम्फर और फॉर एग्जाम्पल नैप्था बॉल। ओके, तो डायरेक्ट क्या हो रहा है, सॉलिड गैस में कन्वर्शन हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, तो इसको बोला जाता है सब्लिमेशन, कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट अंडरगोइंग ए लिक्विड फेज। तो लिक्विड फेज वहाँ पे आता ही नहीं, जैसे कि हमने कहा कि आइस है, आइस का कन्वर्शन लिक्विड में, लिक्विड का फिर से गैस में, तो यहाँ पे डायरेक्ट सॉलिड का क्या हो रहा है, गैस हो रहा है, बराबर। इसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन, उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन, समझ में आ रहा, बराबर है। तो यहाँ पे इस तरह से वर्क आप करते देखेंगे। ये यहाँ पे एक और पॉइंट आता है लिक्विड का कन्वर्शन गैस में, जिसको आप एवापोरेशन प्रोसेस बोलते हैं। मैंने एक पानी लिया, बकेट पर यहाँ पे फेंक दिया, थोड़ी देर मैंने फैन स्टार्ट कर दिया, क्या हो जाएगा, आपको वाटर दिखाई देगा, नहीं वाटर दिखाई देगा कि नहीं, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इस रूम का, नहीं, बराबर। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस सपोज वाटर लिया ना, तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, तो लिक्विड का वाटर का डायरेक्ट क्या हो रहा है, गैस हो रहा है, विदाउट अचीविंग द 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बराबर। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है फिर भी उसका गैस हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस। क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन प्रोसेस। ओके, कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, ओके, विदाउट रीचिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बराबर। ये छोटे मोटे डेफिनेशन लिख के देना है, जरूरत है नहीं, जरूरत नहीं, ठीक है। तो आप उसको घर पे कर लो, आप लिख लो बाजू में कहीं तो। अब आता हूँ मैं अपने मेन टॉपिक पे, जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस के थे। ओके, तो मैंने कल कहा था कि अब मैटर के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, फिर से वहाँ पे मैटर, फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस, केमिकल चेंज के बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, केमिकल चेंज के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, जो मैंने कहा था एलिमेंट, कंपाउंड क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है, बराबर। तो उसको अब वहाँ पे स्टॉप करेंगे। आप शायद वहाँ पे मैंने यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो है, अगर आपके पास ऐप मिला होगा तो आप उसको देख सकते हो। अब ये यहाँ पे मैंने कहा कि कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स होते हैं। ओके, अब यूनिट्स में क्या होगा, यूनिट्स में हम करें कि हम किस में मेजरमेंट करते हैं, बराबर। हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, एक क्वांटिटी चाहिए कि जिसको हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकें।
बराबर। जैसे कि टेम्परेचर हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट, बराबर। तो ये कुछ एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया टेम्परेचर का, बराबर। अब यहाँ पे डिपेंड भी है कि वो स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन अगर मैग्नीट्यूड रहा दोनों रहे तो वेक्टर क्वांटिटी, खाली मैग्नीट्यूड रहा तो स्केलर क्वांटिटी, बराबर। वो बाद में बता देता हूँ। अब मैंने कहा यहाँ पे कि एक चार्ट निकाल सकते हैं, एक चार्ट निकाल दो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रैक्शन, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे नेम ऑफ यूनिट, ओके, और यहाँ पे लिखेंगे सिंबल। नेम ऑफ यूनिट से अच्छा रहेगा प्रीफिक्स, चार्ट करो प्रीफिक्स सिंबल। यहाँ पे फ्रैक्शन देखो, ऐसा यूनिट में आप देखोगे, ऐसा यूनिट में वहाँ पे क्या होगा, फ्रैक्शन में भी आपको यूनिट दिखाई देगी और मल्टीपल में भी यूनिट्स आपको दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल के लिए बताता हूँ, ओके, किलोग्राम में, किलोग्राम में आप कोई भी मार्केट से कुछ खरीदते हो तो किलोग्राम में खरीद सकते हो। अब उसका फ्रैक्शन में क्या है, ग्राम होता है, बराबर। उसका फ्रैक्शन क्या होगा, ग्राम होगा, और उसका मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल आप किलोग्राम से आगे चले गए तो क्या होता है, किलोग्राम से आगे चले गए तो क्या होता है, क्विंटल होता है, बराबर, टन से होता है। तो उसका मेजरमेंट उस तरह से किया जाता है, बराबर। मिलीग्राम में तो ग्राम क्या हो गया, वहाँ पे प्रीफिक्स हो गया, ग्राम क्या हो गया, प्रीफिक्स। फ्रैक्शन क्या होगा इसका, मिलीग्राम, बराबर। मल्टीपल क्या हो गया, किलोग्राम, बराबर। तो हर एक यूनिट आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो प्रीफिक्स के लिए हम यहाँ पे पहला जो लेंगे, यहाँ पे लेंगे डेसी, मिली, माइक्रो, आप इसको लिख लो, ठीक है। यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे एक हो गया सेंटी, यहाँ पे मिली, माइक्रो, उसके बाद होता है नैनो, नाम सुना, उसके बाद क्या है, नैनो, उसके बाद है पिको, फेमिटो, नाम सुना है कि इसके नाम नहीं सुने, इसका नाम है एक्टो, उसके बाद है जेप्टो, उसके बाद है लास्ट का योप्टो, बराबर। अब ये कहाँ पे आ गए, आज तक तो सुना ही नहीं। ये सबसे छोटा यूनिट है, बराबर। ये सब यूनिट क्या, ये सबसे छोटा यूनिट है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, बाद में नैनो, बाद में पिको, बाद में फेमिटो, बाद में हट्टो, बाद में जेप्टो, बाद में योप्टो, ओके। तो इसका है 10 टू द पावर, यहाँ पे 10 टू द पावर 1 है, यहाँ पे 10 टू द पावर 2 है, यहाँ 10 टू द पावर 3 है, सॉरी हाँ 3 है, यहाँ पे 10 टू द पावर, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 टू द पावर 9 है, यहाँ 10 टू द पावर 12 है, यहाँ 10 टू द पावर 15 है, ओके। यहाँ 10 टू द पावर यहाँ पे 18 है, यहाँ 10 टू द पावर यहाँ पे 21 है, यहाँ 10 टू द पावर 24 है। ये फ्रैक्शन नंबर है, ये क्या है, फ्रैक्शन। अब इनका जो सिंबल है, यहाँ पे डी, यहाँ पे छोटा सी होता है, यहाँ पे यम है, यहाँ पे मिली माइक्रो के बाद यहाँ पे कैपिटल एम बन जाएगी। यहाँ पे नैनो में हम बताएंगे कि नैनो एम में डिसाइड किया जाता है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे जेड है, छोटा जेड है, और यहाँ पे वाई है। यहाँ पे छोटा ही है, यहाँ पे एम है, क्या देसी, सेंटी, मिलीमीटर। अब मुझे एक बताओ, ओके, 1 मीटर यानी कितना होता है, 1 मीटर यानी कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, बराबर। तो उसके बाद 1 फीट यानी कितने इंच होता है, 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 1 फीट में 1 फीट, वो फीट नहीं, वो फीट नहीं, वो तो ऐसे मेजर करनी चाहिए। ये कन्वर्शन यूनिट हमको पता होना चाहिए, बराबर। यहाँ पे मैंने कहा कि 100 सेंटीमीटर यानी कितना होता है आपने, 1 मीटर,
बराबर है। यहाँ पे 2.54 सेंटीमीटर यानी 1 इंच होता है। कितने इंच होते हैं? 1 इंच होता है 2.54 बराबर। यहाँ पे 12 इंच यानी कितना होता है? 1 फीट होता है। ओके कितना? अब यहाँ पे 5280 फीट यानी होता है 1 किलोमीटर। समझना? इसको भी बाजू में लिख दो, इसको बाजू में लिख दो। 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, 2.4 यानी 1 इंच, 12 इंच यानी 1 फीट बराबर। और 3 फीट यानी 1 यार्ड बनता है। यार्ड पता है? ओके 3 फीट यानी 1 यार्ड होता है। यहाँ पे और लिखो। ओके 1 माइक्रोमीटर यहाँ पे लिखो, माइक्रोमीटर। ओके इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁶ यहाँ पे मीटर। यहाँ पे 10⁹ नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। यहाँ पे 10⁻⁻, यहाँ पे 10⁻12, यहाँ पे पिकोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया? फ्रैक्शन में। पहला कौन सा है? डेसी, दूसरा सेंटी, तीसरा मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, हेक्टो, जेक्टो, योक्टो। ओके तो ये यहाँ तक आपको तो यहाँ से आगे नहीं आए तो कम से कम ये तीनों को तो याद रखना पड़ेगा। यहाँ से ऊपर की तरफ डेसिको, सेंटिको, मिलीको, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, यहाँ तक तो आपको याद रखना ही पड़ता है। ओके फेम्टो नहीं रहा तो भी चलेगा, पिको तक याद रखो। ओके तो ये 4 याद रहे नहीं रहे तो भी चलेगा, लेकिन ये कभी कभी क्या होता है कि सीईटी में आ जाता है, सीईटी में आता है तो इस पे क्वेश्चन आएंगे तो इसको याद रखना भी आपके सीईटी के लिए अच्छी बात है। ओके सीईटी के हिसाब से अगर बोर्ड को रहा तो बोर्ड को याद रखने की भी इसको जरूरत नहीं है, इसका कुछ ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इसके कुछ क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं फेम्टो में, हेक्टो में, जेक्टो में और हेक्टो में। ये हो गया अब फ्रैक्शन में। अब बात करते हैं मल्टीपल की। अब बात करेंगे हम मल्टीपल की। अब यहाँ पे क्या है? पहला होता है डेका, दूसरा होता है हेप्टो, दूसरा क्या होता है? यहाँ पे हेप्टो होता है। उसके बाद यहाँ पे होता है किलो, बाद में होता है मारिया, उसके बाद होता है मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। ये तो नाम सुनो ना, मेगाबाइट, गीगाबाइट। वो बोलता है ना 3 इडियट में, मेगाबाइट तो गीगाबाइट बन गया। वो बच्चा रहता है, वो 3 इडियट देखा नहीं ना? वो जो छोटा बच्चा रहता है उनके साथ में हॉस्टल पे, तो वो साथ लेके जाता है आमिर खान, तो बाद में लास्ट में बोलते कि वो ये मेगाबाइट तो गीगाबाइट बन गया। याद भी नहीं आता तो पीछे नहीं देखते आप अच्छी तरह। बराबर। उसके बाद है इक्सा, उसके बाद है जेटा, जेप्टो है, ये जेटा है। ओके उसके बाद है योटो, उसके बाद क्या है? योटो। ओके अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट। यहाँ पे कितने हो गए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे होता है
यहाँ पे प्रीफिक्स ये तो हो गया, सॉरी यहाँ पे प्रीफिक्स करो ना है ना, ये प्रीफिक्स हो गया। यहाँ पे मल्टीपल अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 10 टू द पावर है 1, यहाँ है 10 टू द पावर 2, यहाँ है 10 टू द पावर 3, यहाँ है 10 टू द पावर 4, यहाँ है 10 टू द पावर 6, यहाँ है 10 टू द पावर 9, यहाँ है 10 टू द पावर, यहाँ पे 12, यहाँ पे 10 टू द पावर 15, आ रहा है ना बराबर। यहाँ पे 10 टू द पावर 18, यहाँ है 10 टू द पावर, यहाँ पे कितना है अभी लिखा था 21, और यहाँ पे 20 टू द पावर है 24, बराबर। यहाँ पे 1 बढ़ गया, यहाँ पे 4 नहीं होता। ओके, फ्रैक्शन में हम 4 ज़्यादा नहीं लेते, तो यहाँ पे फिर मल्टीपल में 4 लिया जाता है किलो वाला। ओके, तो कौन सा पहला डेका, हेप्टो, किलो, माइरिया, मेगा, गिगा, टेरा, पेटा, इग्जा, जेटा, योटा। समझा? थोड़ा सा नाम डिफरेंट है, मैंने कहा कि यहाँ तक याद रखने की जरूरत है, बाकी का याद नहीं रहा तो भी चलेगा, याद रखा तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो इसके सिंबल फाइनली यहाँ पे रहेंगे सिंबल। या तो स्टार्टिंग को तो यहाँ पे ये जो सिंबल्स है ये स्मॉलर साइज में रहेंगे, स्मॉल लेटर में रखा जाता है। एच यहाँ पे के होता है, बाद में यहाँ पे एम वाई, बाकी ये सब कैपिटल है। बाकी के सब कैसे यहाँ पे कैपिटल आपको देखने को मिलते हैं। समझा? अब ये कुछ यूनिट यहाँ पे हो गई। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे कन्वर्शन ऑफ फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस का केल्विन में। ओके, फ़ारेनहाइट का केल्विन में, केल्विन का बाद में डिग्री सेल्सियस का बाद में फिर से फ़ारेनहाइट में। तो ये किस तरह से कन्वर्शन किया जाता है एक बाद में लिखो कि ओके, यहाँ पे लिखो कि 0 केल्विन होता है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन, डिग्री केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है 273.15 डिग्री केल्विन, बराबर। अब यहाँ पे लिखो, अब सपोज कि आपको डिग्री सेल्सियस का कन्वर्शन किस में करना है, फ़ारेनहाइट में करना है। तो डिग्री सेल्सियस का मैंने बताया डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस का किस में बोला मैंने, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्शन करना है। तो इसके लिए आएगा ओके, डिग्री सेल्सियस क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होगा इंटू 9 इंटू, हाँ यहाँ पे होगा 9/5, यहाँ पे प्लस होगा 32, तो ये बन जाता है फ़ारेनहाइट में आंसर। इसमें बन जाएगा फ़ारेनहाइट में आंसर, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे कितना डिग्री सेल्सियस दिया है, सपोज मैंने बताया कि 25 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे करके बता कितना फ़ारेनहाइट बनेगा। सपोज मैंने कहा कि यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है मेरे पास टेम्परेचर, तो फ़ारेनहाइट में कितना बनेगा, कैलकुलेट। तो पहला स्टेप क्या करो, डिग्री सेल्सियस को 5 से डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई करो, जो बाद में आंसर आएगा उसको 32 करो, सिंपल है। 3 स्टेप का है, पहले डिवाइडेशन 25 को 5 से, बाद में जो आंसर आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसमें बाद में 32 ऐड करो, कितना है 77, यानी कि पहले तो लिखा 25 डिवाइडेड बाय 5 फर्स्ट स्टेप, कितना है यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बाद में कौन सा स्टेप है, सेकंड, जो आंसर है सेकंड स्टेप, 5 इंटू 9 कितना है 45, नंबर थर्ड क्या है 45 प्लस 32 कितना है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, बराबर। तो मशीन वाला फ़ारेनहाइट में काउंट करता है, वर्ड में देखा होगा
करंट रखते सिर पे, ऐसे लगते कि उड़ा दिया, बराबर है, ऐसी फीलिंग भी आती है चलो आदमी भर्ती हो गई, बराबर। तो फ़ारेनहाइट में काउंट करता है, हमको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्शन के लिए ये फॉर्मूला है, बराबर। ऐसे आप डिग्री सेल्सियस के बहुत सारे कन्वर्शन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक दिया है, तो बाद में जाते हो तो आपको मैं 2-3 बताऊँगा, वो घर से करके लाओ, ठीक है। अब इसको निकाल दूँ। अब इसके बाद अब सपोज कि फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस करना है वापस, तो फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9, यहाँ पे क्या होगा, आंसर आ जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस। तो सपोज मेरे पास है 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो कन्वर्ट करके देखो, पहला स्टेप में माइनस कर दो, बाद में डिवाइडेड बाय 9 कर दो, बाद में मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना है? 61 कितना है? 64 मैंने सुना नहीं ठीक तरह से, मैंने किया भी नहीं। यहाँ पे कितना है? 7.1। यहाँ पे कितना है? चलता है, हम तो एग्जाम नहीं लेने वाले हैं। 35.5 कितना है? 35.5 35.5 आंसर आता है। समझा बेटा? ओके, तो ऐसे कन्वर्शन अब मैंने कहा कि अभी डायरेक्ट आपको मैं केल्विन भी पूछ सकता हूँ। केल्विन में मुझे बताओ, ये डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, बराबर। अब मुझे बताओ कि केल्विन में कितना होगा, डिग्री सेल्सियस का केल्विन में, तो क्या करना चाहिए? प्लस क्या प्लस? यस, 273.15। तो यहाँ पे इसको प्लस कर दो, मुझे बताओ क्या आंसर कितना है। अब डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकते हैं, देखो पूछ कैसे सकते हैं, 96 फ़ारेनहाइट का कन्वर्शन कर दो केल्विन में। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कन्वर्ट 96 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री केल्विन। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस का बाद में केल्विन में करना पड़ेगा। तो बताओ भी कितना है, केल्विन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको प्लस करना पड़ता है, बराबर। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आप करना पड़ेगा आपको 273.50 प्लस यहाँ पे 35.5। कितना आ रहा है? 330 ओके, 0.20 केल्विन। समझ रहा है? अब आप ऐसा कहा
कि केल्विन का फ़ारेनहाइट में करते हैं, केल्विन का फ़ारेनहाइट, बराबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कितना डिग्री सेल्सियस है ये देखना पड़ेगा। 273.15 माइनस 308.20 माइनस 273.15 वो आएगा डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस का कन्वर्शन बाद में फ़ारेनहाइट में इस मेथड से। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने कहा कि केल्विन का दिया है, ये केल्विन दिया है, इसका कन्वर्शन किसमें कर दो, फ़ारेनहाइट में। किसमें करना है, फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, पहला स्टेप 308.20 माइनस 273.15 ये आएगा डिग्री सेल्सियस में आंसर। बस डिग्री सेल्सियस का कन्वर्शन इस मेथड से करना है, कुछ नहीं, खाली क्या है, इधर से उधर जाना है, उधर से इधर आना है, बराबर। तो कहीं हाईवे भी है, कभी शॉर्टकट भी है, बराबर। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पता होगा आपको, तो उसमें भी आता है। तो ये समझा क्या, कोई दिक्कत है और समझ लो। केल्विनचं काय करायचं, केल्विनचं डिग्री फ़ारेनहाइटमध्ये 273.15 मायनस करावं लागेल। आन्सर कशात येईल, डिग्री सेल्सियसमध्ये। डिग्री सेल्सियसचं कन्वर्शन नंतर फ़ारेनहाइट। आता मी ऑलरेडी आंसर दिलेला आहे तुम्हाला, बराबर। अब मैंने कहा कि चलो 315 केल्विन का कन्वर्शन पॉइंट में भी 15 का कन्वर्शन डिग्री केल्विन का कन्वर्शन फ़ारेनहाइट में कर दो। चलो फटाक से कर देते हो। समझ गए ना? कन्वर्शन पहला स्टेप क्या होगा, माइनस वाला, बाद में ये आएगा, गड़बड़ हो गई, एक्सीडेंट हो गया। का टेम्परेचर हो सकता है 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास। हो गया? कितना आंसर है, 42 माइनस यहाँ तो 42 डिग्री सेल्सियस है, ओके। यानी कि 315.15 माइनस 273.15, तो कितना है आंसर, 42 डिग्री सेल्सियस। अब इसका कन्वर्शन इस स्टेप से फ़ारेनहाइट में करो, सिंपल बात है। समझ लो, फर्स्ट सेकंड, मैं इनको फर्स्ट करूँ, उनको ये प्रिपेयर करूँगी, इनको फर्स्ट कर दिया, मुझे सेकंड कर दिया। साक्षी समझा? जादव साहब लक्षात येतं? कितना है, 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। इतना आंसर आना चाहिए। एक बार चेक कर लो अपना आंसर, ठीक है? नहीं आया तो घर से सॉल्व करके लाओ।
बाद में यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम देखो क्योंकि आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो इसको, क्योंकि इसका काम होता है केल्विन का, फ़ारेनहाइट का और डिग्री का। ज़्यादा से ज़्यादा केल्विन के आते हैं। अब बताओ कि मुझे 27 डिग्री सेल्सियस यानी कितने केल्विन, कर दो जल्दी। 27 डिग्री सेल्सियस यानी कितने केल्विन होगा? 27 डिग्री सेल्सियस यानी कितने केल्विन होगा? हाँ प्लस ही करना है। 300 देखो मैंने बोला कि कितना बोला 27 डिग्री सेल्सियस, बराबर। केल्विन में करो तो उसको प्लस करना है, बराबर। अगर मैंने केल्विन में बताया तो माइनस करना है। डिग्री सेल्सियस से प्लस 273.15 इज इक्वल टू, सॉरी ये किसमें हो जाएगा? केल्विन में हो जाएगा। किसमें होगा? डिग्री केल्विन में। अगर मैंने कहा डिग्री केल्विन रहा तो यहाँ पे माइनस क्या होगा? 273.15 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। इसको लिख दो बाद में। ओके हो गया। चलो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फ़ारेनहाइट हो गया टेम्परेचर मेजर करने के लिए, केल्विन हो गया और डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखो कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? बराबर, सेंटीमीटर, मीटर, बराबर। तो यहाँ पे लेंगे हम ऐसा यूनिट का मीटर, बराबर। ये तो हो गया डिस्टेंस मीटर में। टाइम किस में मेजर करते हैं? सेकंड। तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड -1, बराबर। मीटर पर सेकंड, सिंपल क्या बात कर सकते हैं? मीटर पर सेकंड। ओके, तो उसके बाद वेलोसिटी का भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का भी यहाँ पे क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, ऐसे कोई बात नहीं। अब इसके बाद वेलोसिटी का भी सेम रहेगा, मीटर पर सेकंड, बराबर। तो खाली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आता अपॉन टाइम में, शॉर्टकट डिस्टेंस रहता है, ठीक है। तो उसके बाद एक्सेलरेशन इज इक्वल, क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस u अपॉन t, बराबर। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो v अपॉन t। तो ये था v कितना था? मीटर पर सेकंड में, तो अपॉन टाइम सेकंड में है, तो यहाँ पे फिर से सेकंड आ रहा है, बराबर है। तो इसको फिर से रिकरेक्ट कर दिया तो यहाँ पे आएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका यूनिट होगा? एक्सेलरेशन का। समझ में आया? देखो आगे ऐसे चलते जाएगा, हमको मोल पे आना है, कॉन्सेंट्रेशन पे आना है। अब उसके बाद फोर्स इज इक्वल टू ma, यानी एक्सेलरेशन। तो ये क्या होगा तेरा? m किस में काउंट करेंगे हम? मास किलोग्राम में, तो ये बन जाएगा किलोग्राम। अभी तो कैलकुलेट किया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर। तो ये क्या बनता है? इज इक्वल टू 1 न्यूटन। कितना बनेगा? 1 न्यूटन। समझ में आ गया? फोर्स किस में काउंट करते हैं? न्यूटन में काउंट करते हैं, बराबर।
अब वर्क बोलो, नहीं तो एनर्जी, दोनों को सेम यूनिट में काउंट किया जाता है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का तो हमको पता है, फोर्स का क्या है, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, इनटू डिस्प्लेसमेंट किसमें काउंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मीटर, डिस्प्लेसमेंट किसमें काउंट करेंगे, मीटर। इसको रिकरेक्ट करके लिखो बराबर, क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर बराबर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिकरेक्ट करके लिखा बराबर। तो ये क्या बनता है, न्यूटन पर मीटर। सिंपल बात, क्या बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर। समझा, अरे कहाँ पे थे, यहाँ पे से तो खाली पुटअप करके आ रहे ना, समझा था कि नहीं। हाँ हे बघा, इथं आपण काय केलेलं, मीटर पर सेकंड, हे समजलं। इथं काय केलं आपण आहे ना, खाली टी, तर याचा काय होता, मीटर पर सेकंड काढलेलाच आहे, पण व्ही बरोबर आहे, व्ही काढलेला आहे ना, हे दोघांचं सारखंच आहे म्हटलं मीटर पर सेकंड। यहाँ पे नीचे खाली टी का क्या लिखा, सेकंड का, इसको ऊपर भेजा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस बराबर। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाद में इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू एम, किलोग्राम में काउंट करते हैं, एक ही तो हमने निकाला अभी, तो इसका मतलब है न्यूटन, इसका मतलब क्या है, न्यूटन। समझा, तो बाद में इसको फिर से ऐड कर दिया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू एम, तो एम इनटू एम स्क्वायर हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इसका खाली क्या था, न्यूटन, इसका क्या था, न्यूटन, तो ये बन गया एम, तो न्यूटन मीटर। क्या लिखा, न्यूटन मीटर। एनर्जी का और वर्क का सेम, समझ रहा है ना। आता पावर इज इक्वल टू, ओके, और इज इक्वल टू, अब ये देखो वर्क क्या है, ये न्यूटन मीटर जो होता है, ओके, इज इक्वल टू कितना होगा, जूल। वर्क और एनर्जी किसमें काउंट करेंगे, जूल। अगर 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे, 1 मीटर से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सपोज मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने कितना फोर्स लगाया, 1 न्यूटन, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 मीटर से। ओके, तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या बताएंगे, ये 1 जूल वर्क इज डन। कितना वर्क डन हो गया, 1 जूल हो गया। जब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 मीटर। 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, 1 मीटर से डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो 1 जूल हो गया बराबर। तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर यहाँ पे 7 अर्थ होता है। जूल में भी काउंट करते हैं और अर्थ में भी काउंट करते हैं। इसका मतलब समझ में आ गया, 10 टू द पावर 7 अर्थ होता है। ओके, अगर सेंटीमीटर लिया, सेंटीमीटर इंटू न्यूटन, न्यूटन क्या है, अर्थ में काउंट करते हैं, तो 10 टू पावर 5 यानी 1 जूल होता है। हम जो एक जूल यानी कितना निकाल रहे हैं, 1 जूल यानी हम वहाँ पे काउंट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं बराबर है। तो यहाँ पे मीटर किस में होता है, मीटर क्या किस में होगा, यानी कि मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर बन जाता है, वो क्या बन जाएगा, वहाँ पे स्क्वायर बन जाता है बराबर। तो सिंपली याद रखो कि 1 जूल यानी 10 टू द पावर 7 नंबर, ठीक है। इसको कन्वर्शन ज़्यादा वहाँ पे दिक्कत नहीं देगा। अब पावर इज इक्वल टू क्या है, ई अपॉन टी यानी कि टाइम। तो ई इज इक्वल टू कितना है, न्यूटन मीटर है। ये तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, केजी मीटर स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर अपॉन टाइम, फिर से सेकंड ऊपर भेजो, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड का क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्यूब बन जाएगा, और इसका मतलब है यहाँ पे इज इक्वल टू 1 वैट। समझ लो, 1 वॅट घेऊन काहीच नाही, हे इकडचं आणलं आपण, इथे
इथे पुटअप केलं पुन्हा ई आपण डी आहे तर पुन्हा सेकंड टाकलं सेकंडचा वर पाठवला सेकंडचा स्क्वेअर होता आता क्यूब झाला बाकी काय आहे का नाही आणि एवढं म्हणजे 1 वॅट बरोबर जसं ग्राम 1 ग्राम सॉरी 1000 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी केजी 1 केजी वैसा ही है बराबर ये वैसा ही खाली वेट है तो वही ग्राम में समझो किलोग्राम में समझो वो ग्राम में सीजीएस यूनिट यस यूनिट ओके अब आए यहाँ तक अब इसके बाद एक क्या वाई का कितना बोला हमने अब ये 1 वैट है ओके तो अब 746 इक्वल टू 1 हॉर्स पावर 1 HP कितना होता है 1 HP होता है 746 हॉर्स पावर 1 वैट ओके यहाँ पे लिखो मैं इज इक्वल टू 1 HP 746 W वैट इतने वैट है ना 1 HP 1 हॉर्स पावर समझे ओके ये कन्वर्शन है अब कन्वर्शन है अब डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है कल ही बोला था डेंसिटी इज इक्वल टू ये तो मैटर है ये तो पढ़ना है हमको इसको मत बोलो यही इंपॉर्टेंट है मास अपॉन वॉल्यूम अब वॉल्यूम तो आपको पता है वेट भी होता है लेंथ भी होता है हाइट भी होती है यानी कि विड्थ भी होता है लेंथ भी होती है और हाइट भी होती है तो यल इंटू यल तो ये क्या बन जाएगा यल का क्यूब बन जाता है क्या बन जाएगा क्यूब बन जाएगा बराबर तो यहाँ अगर यहाँ पे बराबर इसको सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं डेसीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं और मीटर क्यूब में भी ले सकते तो ये सही यूनिट है तो मैं मीटर क्यूब में लूँगा तो यहाँ पे मास किलोग्राम में होता है अपॉन वॉल्यूम मैंने मीटर क्यूब में काउंट किया तो ये किलोग्राम मीटर बन जाएगा ये किसका फॉर्मूला डेंसिटी का ये पी नहीं रो है मैंने कल ही बताया ओके रो इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर क्यूब यानी क्यूबिक मीटर भी बोल सकते हो किलोग्राम क्यूबिक मीटर तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं अब देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू लिखो 1 डेसीमीटर क्यूब ये सेम है ये क्या है सेम 1 डेसीमीटर क्यूब DM क्यूब ये क्या है DM क्यूब अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम मोल अपॉन वॉल्यूम तो मोल का कंसेप्ट जो है ये हमको इम्पोर्टेंट है ओके तो ये बन जाएगा मोल सेंटीमीटर क्यूब या नहीं तो मोल मीटर क्यूब बोल सकते हैं मोल सेंटीमीटर क्यूब होता है ये तो मोल यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब ये 3 यूनिट है इसको लिखो पहले कॉन्सेंट्रेशन का ये मोल क्या होता है इस पे ही हमको बात करना है ओके तो आज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा इसको हम कल देखेंगे मोल का कंसेप्ट स्टार्ट करें समझ में कोई दिक्कत है बढ़ क्या है सब नहीं लास्ट तक मत पढ़ो नहीं ऐसा मत करो क्या करो एक बार 8th क्लास का बुक है 9th क्लास का बुक है केमिस्ट्री की जो यूनिट्स है वो पढ़ लो एक बार आयनिक कोलन इसमें डेफिनेशन ये है ना बराबर कैटेनेशन यानी क्या होता है अनसैचुरेशन यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है बराबर उसकी जनरल फार्मूला CnH2n + 2 CnH2n CnH2n - 2 बराबर तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा तभी तो गाड़ी आगे चलेगी नहीं तो पहले बाकी के बेसिक करो आप इतना नहीं तो आगे चल के वो टॉपिक आने वाले हैं ऐसे नहीं लेकिन अभी अगर आपने अभी पढ़ दिया एक आधा आपका क्लास मिस हो गया तो कुछ वहाँ पे डिपेंड नहीं होगा लेकिन
क्लास मिस हो गया बाद में दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये 1-2 दिन में मंडे से स्टार्ट होगा, तो मंडे से आप क्या करो, मंडे तक आप पूरा कंप्लीट करो पढ़ना, 8 का 9 का 10 का होगा तो पूरा पढ़ लो होगा, तो नहीं तो 9-10 बेनिफिशियल उतना सफिशियंट है आपके लिए।